वेलकम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल एंड फाइन। सो आशा करता हूँ अब तक आप लोगों ने लेक्चर नंबर 35 तक कंप्लीट कर लिया हो एंड टिल दैट यू हैव कंप्लीटेड लेक्चर नंबर 35। क्या हो गया? जस्ट वेट अ सेकेंड। लेक्चर नंबर 35 अब तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया हो। जस्ट वेट अ सेकेंड। हो गया, चलो। सो आशा करता हूँ आप लोगों ने लेक्चर नंबर 35 तक अब तक कंप्लीट कर लिया हो। लेट्स मूव ऑन टू द लेक्चर नंबर 36। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था, बस मैं एक बार कुछ अलग दिखला देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था बॉन्ड रिफंडिंग के बारे में। ठीक है, तो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड स्टडीड अबाउट द बॉन्ड रिफंडिंग। व्हाट इज़ बॉन्ड रिफंडिंग, क्या होता है, कैसे उसको कैपिटल बजटिंग का टेक्निक यूज़ करते हैं और एनपीवी मेथड से कैलकुलेट करते हैं। ये वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे तीन कंसेप्ट के बारे में। एक होगा ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, कि अगर बॉन्ड का ड्यूरेशन निकालना है वो। सेकेंड थिंग वी विल स्टडी अबाउट द वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है वो। एंड द थर्ड थिंग, चलो वोलेटिलिटी का यूज़ करके हम लोग चेंज इन यील्ड कैसे निकालते हैं वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मेरा लेक्चर आज का। एंड ये लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ पहले डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पे धीरे धीरे लेके आऊँगा। तो पहले जो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड के पीछे का कंसेप्ट है एक बार वो देख लेते हैं, कैसे ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकल रहा है। बस थोड़ा सा मेथड चेंज होगा, आपको ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड समझ में आ जाएगा। तो जो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड है वो आपने किया है सीए इंटर में, बट अलग तरीके से किया है। क्या आपने सीए इंटर में WACC का कंसेप्ट पढ़ा था? ठीक है, तो मैं अब लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब आप एकदम ध्यान से देखना कि अगर मुझे किसी बॉन्ड का ड्यूरेशन निकालना है, चलो ड्यूरेशन क्या होता है एक बार चाहिए तो मैं आपको वो रीड करा देता हूँ। ड्यूरेशन क्या होता है एक बार वो रीड करा देता हूँ, फिर इस पे आ जाएंगे। सो ड्यूरेशन इज नथिंग बट द वेटेड एवरेज टाइम विद इन विच एन इन्वेस्टर गेट्स बैक द प्रॉमिस्ड प्रिंसिपल एंड द प्रॉमिस यील्ड टू मैच्योरिटी। तो ड्यूरेशन मतलब कुछ नहीं, जो भी पैसा मैं आज बॉन्ड में डाल रहा हूँ वो मुझे फ्यूचर में इनफ्लो होगा। ठीक है, आज एक इन्वेस्टर पैसा डालेगा तो उसके जेब से पैसा जाएगा और इन फ्यूचर उसके जेब में पैसा आता है, एक इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट आएगा, दूसरा इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल आएगा। तो कितने टाइम में वो अपना पैसा रिकवर कर लेगा उसी को हम लोग बोलते हैं ड्यूरेशन। क्या बोलेंगे उसको? ड्यूरेशन बोलेंगे। एकदम सिंपल, क्लियर है। चलो बाकी के नीचे वाले कंसेप्ट पहले हम लोग ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालना सीख जाते हैं, तब हम लोग नीचे वाली चीज़ों को रीड करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो, ड्यूरेशन का मतलब नथिंग बट ये टाइम पूछ रहा है कि ये बॉन्ड में जो हम लोग ने पैसा डाला वो बॉन्ड हम लोग को हमारा पैसा हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कितने टाइम में रिटर्न बैक करेगा। ठीक है, और विद द रिस्पेक्टेड यील्ड टू मैच्योरिटी के हिसाब से। गॉट इट? डन। चलो, तो हम लोग एक WACC का कंसेप्ट हम लोग ने पढ़ा था, थोड़ा WACC की एग्जांपल फॉर्म कर देता हूँ। सो WACC में हम लोग लिखते थे कैपिटल का फॉर्म क्या है, उस कैपिटल का कॉस्ट क्या है, वो कैपिटल का अमाउंट क्या है। ठीक है, लेट्स सपोज तीन कैपिटल है, इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर। इक्विटी 10% के कॉस्ट पे है, प्रेफरेंस 20% के कॉस्ट पे है एंड डिबेंचर 15% के कॉस्ट पे। ठीक है, अमाउंट इक्विटी में मैंने 100 रुपीज़ का कैपिटल इन्वेस्ट किया है, प्रेफरेंस में 1500 का कैपिटल इन्वेस्ट किया है एंड डी वाले में डिबेंचर में हम लोग ने 2000 का कैपिटल इन्वेस्ट किया है। अगर मुझे इसका WACC निकालना तो हम लोग क्या करते थे? कुछ नहीं, WACC नजदीक बट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी जो कॉस्ट लग रहा है इसका वेटेड एवरेज निकालना तो हम लोग क्या करते थे, सेम अमाउंट होता था कैपिटल का हम लोग करते थे टोटल। तो अगर हम लोग अभी कैपिटल का टोटल करें तो 1000 1500 प्लस 2000 इज नथिंग बट 4500। ठीक है, ये क्या होगा, उसका टोटल हो जाएगा 4500। फिर हम लोग यहाँ पे निकाल देते प्रपोर्शन। दिस प्रपोर्शन इज नथिंग बट वेट्स, इसको हम लोग क्या बोलते थे? वेट्स बोलते थे। ठीक है, फिर क्या हम लोग कर देते 1000 डिवाइड बाय 4500, तो हम लोग को पता चलता था इक्विटी का कितना प्रपोर्शन है। तो फर्स्ट थिंग 1000 डिवाइड बाय 4500, तो इक्विटी का प्रपोर्शन है 0.2222, तो इसको हम लोग लिख देते थे 0.22222। गॉट इट? एकदम सिंपल। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इज फॉर प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का अमाउंट इज 1500 डिवाइड बाय 4500, इसका वेट से 0.33333, तो ये हो जाता था 0.33333।
देन उसके बाद हम लोग डिबेंचर का वेट्स निकाल देते हैं। डिबेंचर का अमाउंट है 2000 विथ रिस्पेक्ट टू 4500, इसका अमाउंट आएगा 0.44444, तो ये हो जाएगा 0.44444। ये सबको ऐड करने के बाद कहीं ना कहीं इसका वैल्यूशन जो होता था, एडिशन होता था, वो 1 आ जाता था। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते थे, दिस इज़ योर कॉस्ट, ये उसका वेट्स में प्रपोर्शन आ गया। फिर दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करते थे हम लोग, जो भी कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करते थे प्रोपोर्शन से, फिर मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये जो फाइनल वाला जो कॉलम बनता था इसको हम लोग बोलते थे WACC। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 10% मल्टीप्लाई बाय दिस, तो इसका आंसर आएगा 2.22 2%। देन 20% मल्टीप्लाई बाय दिस, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 0.222 2.222 हो गया। फिर उसके बाद 0.333 मल्टीप्लाई बाय 20%, 0.333 मल्टीप्लाई बाय 20% इज 6.666। तो सेकेंड वाला हो गया 6.666 एंड द लास्ट वन इज 0.444 0.444 मल्टीप्लाई बाय 15, इसका आंसर आएगा 6 पॉइंट, सेम आ रहा था 6.666। सबको ऐड कर देते थे हम लोग फिर सॉरी, आवाज आ रहा है? ठीक है, सबको ऐड कर देंगे, 2.222 2.222 प्लस 6.666 प्लस 6.666, सबका आंसर कितना आ रहा है? 15.554। तो जो 15.554 है, दैट 15.554 जो आंसर आ रहा है इन परसेंटेज, दिस अमाउंट इज नथिंग बट योर व्हाट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है सर, ये तो हमें पता है, सीए इंटर में हम लोग ने ये पढ़ा है। अभी इस कंसेप्ट का यूज़ हम लोग ड्यूरेशन में कैसे करेंगे, आप हमें वो समझाओ। तो चलो मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ। तो अगर आपको ये वाली चीज़ें क्लियर है, इसी का सेम चीज़ का यूज़ करके हम लोग ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालते हैं। नाम में लिखा है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, जैसे यहाँ पे किसका वेट कर रहे थे हम लोग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उस तरह से वहाँ पे किसका वेटेज करेंगे, ड्यूरेशन का वेटेज करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल। एक बॉन्ड है, अ बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू है ₹100 एंड उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 10% है। चलो एक नॉर्मल सा बॉन्ड लेते हैं, एक बेसिक सा आपको एग्जांपल सॉल्व कराता हूँ। एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू ₹100 है, और जो उसका ड्यूरेशन है बॉन्ड का वो क्या है, 5 ईयर्स है। ठीक है, एंड 5 ईयर्स के ड्यूरेशन में बॉन्ड एक भी रुपए का इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है। तो इस केस में जो ये बॉन्ड का पैसा उसको मिलेगा वो कितने टाइम बाद मिलेगा, सीधी सी बात। अगर आज वो फेस वैल्यू ₹100 इन्वेस्ट करेगा तो उसका पूरा का पूरा जो पैसा है वो 5 ईयर्स बाद मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड का ड्यूरेशन क्या है, 5 ईयर्स। तो अगर आपका बॉन्ड आपको इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर रहा है, इट मीन्स जो मेच्योरिटी ऑफ बॉन्ड होगा वही बन जाएगा आपका ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, क्योंकि ये ₹100 कब मिलेगा, 5 साल बाद। तो इस मीन्स ये बॉन्ड का जो ड्यूरेशन है, आपका पैसा आपको कब रिकवर होगा, 5 ईयर्स बाद। बट होता क्या है रियल लाइफ में, जो भी बॉन्ड होता है वो एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है। लेट्स सपोज 10% का इंटरेस्ट वो आपको पे कर रहा है, और इस केस में जो मेच्योरिटी है सेम ले लेते हैं 5 ईयर्स का, एंड जो फेस वैल्यू है वो है ₹100। तो अगर आप एनालाइज करोगे, अगर मैं आपको लाइन ड्रॉप करके बताऊं, सो ईयर 0 में इस जीरो उसकी वैल्यूशन होनी है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ठीक है, इस दिन आप जाके पैसे उसको इन्वेस्ट करके खरीदोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मार्केट प्राइस आ जाएगी, एंड मार्केट प्राइस अगर मैं YTM से डिस्काउंट करूँ, फ्यूचर के जितने भी कैश फ्लोज है, अगर इन कैश फ्लोज का मैं अगर YTM से डिस्काउंट करूँ, तो यहाँ पे जो प्राइस आएगी दैट इज इक्वल टू योर मार्केट वैल्यू। ये हम लोग ने इसके पहले के पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, YTM का मतलब होता है अगर आप फ्यूचर के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करोगे तो आज के दिन जो उसकी वैल्यू है वो उस पर आ जाएगा। ठीक है, कैश फ्लोज एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
ईयर 1 में इंटरेस्ट मिलेगा 10 रुपीज़ का, फिर से 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा, फिर से 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा, फिर से 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा, एंड ईयर 5 में 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा प्लस 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको ये जो फेस वैल्यू है वो भी रिडीम होगा, तो जो रिडेम्पशन अमाउंट है वो भी मिलेगा, यानी 110 ये वाला अमाउंट भी मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, अब अगर आप एनालाइज करो, लेट सपोज मैं निकालता हूँ ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, आज की मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं चलो। तो मार्केट वैल्यू निकालने का हम लोग ने एक तरीका भी सीखा था कि अगर मुझे मार्केट वैल्यू निकालना है और मैं यहाँ पे मार्केट वैल्यू निकाल रहा हूँ बॉन्ड का बाय यूजिंग YTM, ठीक है, तो मैं YTM का यूज़ करके मार्केट वैल्यू निकाल रहा हूँ। एक काम करते हैं, थोड़ा इसको मैच्योरिटी 5 ईयर से 3 ईयर्स कर दो, मत लेके जाओ उतना लंबा, नॉर्मल रखते हैं क्योंकि 5 ईयर्स वाला क्वेश्चन जस्ट इसके बाद करेंगे। तो जब मैच्योरिटी 5 ईयर से 3 ईयर्स हो जाएगी तो कैश फ्लो इतना ही आएगा। वैसे आपको एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ। ईयर 3 में 10 आएगा और फिर ईयर 3 के एंड में 100 मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज न्यू क्वेश्चन। एक बॉन्ड है जो 10% का बॉन्ड है जिसकी मैच्योरिटी 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स बाद आपको 100 रुपीज़ मिल जाएगा। आज के डेट की उसकी प्राइस क्या है, तो हम लोग यील्ड टू मैच्योरिटी से उसको डिस्काउंट कर लेते हैं। लेट सपोज मेरा जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो 10% है। कितना है मेरा यील्ड टू मैच्योरिटी? 10%। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो कैश फ्लोज है इसको 10% से डिस्काउंट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो पता चल जाएगी। तो एक बार वो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सो माई यील्ड टू मैच्योरिटी, कैश फ्लो आएगा, फिर यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा, फिर इसका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा, फिर यहाँ पे ईयर आएगा 1 2 3 एंड 3। 10 रुपीज़ का कैश फ्लो मिल रहा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर PVAF वाला यूज़ करेंगे, 100 रुपीज़ का कैश फ्लो मिल रहा है, फिर यहाँ पे आ जाएगा PVIF। जो डिस्काउंटिंग रेट यूज़ करेंगे वो 10% का यूज़ कर लेते हैं। सो 1 डिवाइड बाई 1.1 1 2 3। तो थर्ड ईयर का जो डिस्काउंटिंग रेट आ रहा है 0.751 एंड GT प्रेस करेंगे तो 2.487, ठीक है, 2.487। अब क्या होगा, ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24.87 and then 100 will multiply by this, so this amounting to 75.10. After adding both of them our value is like 99.97। तो ये जो 99.97 है it is nothing but your value of bond, ठीक है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड हो गया। अब ना क्वेश्चन ये होता है, अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं तो आज के दिन जो इन्वेस्टर है वो 99.97 क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। और इसको ये पैसा रिकवर कब होगा, एक ईयर 1 के एंड में रिकवर होगा, एक ईयर 2 के एंड में होगा, एक ईयर 3 के एंड में होगा। ईयर 1 में 10 रुपीज़ होगा, फिर 10 रुपीज़ होगा और 10 रुपीज़ और फिर 100 रुपीज़, इतना पैसा उसको क्या होगा, इन्वेस्टर को रिकवर होगा, ठीक है। दिस मच अमाउंट ऑफ मनी द इन्वेस्टर विल गेट रिटर्न बैक। नाउ इन्वेस्टर को ये जानना है कि उसका पैसा रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। किसको जानना है, ये इन्वेस्टर को जानना है। जैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट में क्या जानते हैं हम लोग कि हमारे कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आ रहा है, उसी तरह से यहाँ पे ड्यूरेशन जानना है कि पैसा रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। तो पैसा रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा उसके लिए हम लोग निकालते वेटेड एवरेज ड्यूरेशन निकाल लेते कि ड्यूरेशन वेटेड एवरेज कितना है वो बता दो, ठीक है। और ये जो पैसा है 10 रुपीज़ ये तो मिलेगा फ्यूचर में, और हम लोग कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 99.97 इस वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। तो फॉर कंपेयरिंग पर्पस, फॉर कंपेरेबल पर्पस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो 10 और ये जो वैल्यूज आ रहे हैं इन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। और जब हम इन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तब ये 99.97 के कंपेरेबल में होता है। फिर हम लोग उसको ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वेटेड एवरेज ड्यूरेशन क्या हो रहा है। तो अभी जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ सेम वेटेड एवरेज की तरह करूँगा, कॉस्ट के जगह पे हम लोग यहाँ पे ड्यूरेशन कंसीडर करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस अमाउंट को किससे कंपेयर कर रहे हैं, आज का जो वैल्यू है उससे कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा लेट सपोज ईयर, फिर आपका आएगा कैश फ्लो जो फ्यूचर में होने वाला है, एंड देन यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर और फिर आएगा प्रेजेंट वैल्यू। अब ध्यान से देखते जाना जो चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ईयर में 1 2 3
ईयर 1 में कैश फ्लो 10 का आया, फिर 10 का आया, एंड ईयर 3 के एंड में कैश फ्लो कितना आया 10 + 100, तो ये कितना हो जाएगा 1110 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करके मैंने लिख दिया। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर @YTM, यानी यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं YTM वाला कितना लिखा है 10%। तो याद रखना जब भी आप ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालो हमेशा YTM वाले रेट से ही डिस्काउंट करना है, क्योंकि आज का दिन का प्राइस वो YTM से ही मिलेगा और इसी प्राइस से हमको कंपेयर करना पड़ेगा। तो जब भी ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालो YTM से ही डिस्काउंट करना, विच इज़ नथिंग बट 10%। पहला फैक्टर आएगा 0.909, फिर आएगा 826, फिर आएगा 721। एक बार चेकआउट कर लो 909, 826 एंड 751। ठीक है, ये आ गया। पहला प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा मेरा 9.09, सेकेंड आएगा 8.26, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 9.9, 9.09, 0.826 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज़ 8.26, देन 1110 मल्टीप्लाई बाय 721, ये कितना बन जाएगा 79.31। ठीक है, दैट्स इट। अब अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ, यहाँ हम लोग क्या करते थे, जो भी अमाउंट होता था उसका प्रपोर्शन निकाल देते, उसी तरह सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। ये जो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है इसका प्रपोर्शन निकालेंगे, तो इसका टोटल कितना आ रहा है यहीं पे कर लेना 0.09, 8.26, 79.31 विच इज़ 96.66। और अगर मैं आपको एक क्लू दूँ, ये जो 96.66 आ रहा है इट इज़ नथिंग बट योर मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, या फिर मैं बोलूँ करेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में जिसमें बोलेगा कि मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालो, ठीक है, तो आप ये कैलकुलेशन ना करके, और अगर उस क्वेश्चन में मान लो दोनों बोल दिया कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालो और ड्यूरेशन में निकालो, तो आप ये वाला स्टेप ना करके डायरेक्टली ये वाला स्टेप करोगे तो इसके अंदर आपको ये जो वैल्यू आएगी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल करते ही इट इज़ नथिंग बट योर मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो एक क्वेश्चन एक फॉर्मेट के अंदर आपका दोनों आंसर निकल जाएगा, बट इफ़ यू वांट यू कैन मेड इट अलग से भी आप बना सकते हो। ठीक है, क्या कुछ मार्क्स कटेंगे एग्जाम पे? नहीं, ज़्यादातर मार्क्स तो नहीं कटेंगे, क्योंकि आपको जो एग्जामिनर को चाहिए था वैल्यू ऑफ बॉन्ड चाहिए था और यहाँ से वो आ चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका प्रपोर्शन निकालेंगे, और प्रपोर्शन को हम लोग कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, वेट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे प्रपोर्शन को? वेट्स बोलेंगे। एकदम ध्यान से देखना अभी हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। वेट्स कैसे आएगा, जो भी मेरा इंडिविजुअल पीवी है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल पीवी से। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आ रहा था 96.66, 9.09 प्लस 8.06 सॉरी 8.26 प्लस 79.31, कितना आ रहा है ये 96.66 आ गया, ये टोटल है। ठीक है, अब मुझे एक एक का वेट्स निकालना है, तो 1 का वेट्स निकालने के लिए पहले क्या करेंगे 9.09 डिवाइड बाय 96 पॉइंट दिस करेंगे, तो 9.09 डिवाइड बाय 96.66, तो पहला वेट्स आ रहा है 0.094। ठीक है, 3 डेसिमल्स तक लेते हैं। सेकेंड 8.26 डिवाइड बाय 96.66, इसका आंसर आएगा 0.085। एंड द लास्ट वन इज 79.31 डिवाइड बाय 96.66, इसका आंसर आएगा 0.821 कर देते हैं। ठीक है, 5 है तो इसको 821 करके ख़त्म करते हैं। अब क्या करेंगे, वेट्स आ गया। पहले वाले में क्या करते थे, देखो जब हम लोग को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ता था तो वेट्स आ गया, प्रपोर्शन आ गया, और जो भी कॉस्ट है उसको प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई करके हम लोग को क्या मिल जाता था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाता था। तो सेम थिंग यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। वेट्स आ गया, अब इस वेट्स को हम लोग ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। ईयर इज नथिंग बट इट इज़ योर ड्यूरेशन, ये जो 1 2 3 है ये एक ड्यूरेशन ही तो है, तो इस ड्यूरेशन से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, वेटेड एवरेज ड्यूरेशन, और उसी वेटेड एवरेज ड्यूरेशन को हम लोग बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। तो देखो सेम चीज करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय, फर्स्ट में क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 0.094, तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ से जो आंसर आने वाला है वो मेरा ड्यूरेशन आने वाला है। तो फर्स्ट वन इज 0.094, तो पहला तो एज इट इज़ आ जाएगा विच इज़ योर 0.094। सेकेंड में क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.085 करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.085, कितना आंसर आ रहा है 0.17, तो ये हो गया 0.17। देन आफ्टर
3 मल्टीप्लाई बाय 0.821, 0.821 कितना आंसर आ गया 2.463, तो इसका आंसर आ गया 2.463। गॉट इट दिस थिंग। और ये सबका ऐड कर देंगे, तो वंस वी डू द एडिशन, जैसे हम लोग इसका ऐड करेंगे 0 पॉइंट जिस करके, तो 0.094 प्लस 0.17 प्लस 2.463, सबका एडिशन कितना हो गया 2.727। तो ये जो 2.727 है, 2.727, it is your what you know, it is your duration of bond। क्या बन गया मेरा, ये बन गया मेरा ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। बस डन, कुछ नहीं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये करते थे, और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, इसमें बोलना ये चाह रहा है जो इतना परसेंटेज ऑफ पीवी का वेट्स है वो फर्स्ट ईयर में रिसीव हो जाएगा, फिर 0.085 2 ईयर्स में रिसीव होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे ठीक है, तो 1 तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो 2 साल में रिसीव होने वाला है तो उसको वेट्स ज़्यादा मिल जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, और इतना पैसा इतना पोर्शन ऑफ हम लोग को 3 ईयर्स में रिसीव होगा, तो ये हम लोग को बोलेंगे इतना पोर्शन 3 ईयर्स में रिसीव होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करके ये आंसर आ जाएगा। यानी ये बोलना चाह रहा है इसका कुछ पोर्शन 1 ईयर में भी थोड़ा बहुत मिलेगा, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, एकदम सिंपल सोचना है। जैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते थे वैसे ही हम लोग को ड्यूरेशन की भी वर्किंग करनी है। बस यहाँ पे चीज़ें अलग क्या होगी, कैश फ्लो लिखेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखेंगे, पीवी करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का एक ही रीज़न है कि हम लोग आज के वैल्यू से उसको कंपेयर करना है, इसलिए कि आज मैंने पैसा इन्वेस्ट किया तो मुझे कितने टाइम में रिटर्न होगा। तो जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका वेट्स निकालेंगे और ईयर मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन करके हमारा आंसर आ जाएगा ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। अब ये 2.727 बोलना क्या चाहता है कि अगर आप 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ये जो बॉन्ड की मैच्योरिटी है अगर आप इनिशियली देखोगे तो 3 ईयर्स है, तो अगर इसके अंदर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होता ये बॉन्ड का ड्यूरेशन भी 3 ईयर्स होता। लेकिन जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट का पेमेंट आ गया 10% का, ये 10 रुपीज़ हम लोग को थोड़ा पहले मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड है वो डिक्रीज हो गया, 3 ईयर्स से कितना हो गया 2.727। गॉट इट दिस थिंग, अंडरस्टूड, यस, ग्रेट। चलो ये तो आपका एक चीज़ हो गया। अब ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग ने सॉल्व किया, ये सेम चीज़ को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है, तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, विच इज़ ईजी वन, वेरी ईजी। तो हम लोग क्या करेंगे इस वाले केस में, हम लोग बोलेंगे ये कॉस्ट है और ये पर्टिकुलर अमाउंट है, ठीक है। तो एक काम करो, कॉस्ट निकालो इन अमाउंट, कि कॉस्ट इन अमाउंट कितना आएगा वो बताओ। चलो तो हम लोग बोलेंगे ठीक है कॉस्ट इन अमाउंट निकालना, तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय करते जाओ, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10% विच इज़ नथिंग बट 100 आ जाएगा, 1500 मल्टीप्लाई बाय 20% विच इज़ नथिंग बट 300 आ जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 15%, इसका आंसर भी 300 ही आ जाएगा। सबका टोटल करेंगे तो कॉस्ट इन कैपिटल अमाउंट कितना आ गया 700, यानी इतना टोटल कैपिटल यूज़ करने का हम लोग को जो कॉस्ट पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है 700। तो कुछ नहीं, तो कॉस्ट इन परसेंटेज क्या आएगा, अगर मैं टोटल बेसिस पे बात करूँ कि टोटल कॉस्ट इन परसेंटेज क्या हो जाएगा वो बताओ। तो हम लोग बोलेंगे हम लोग जो कैपिटल यूज़ कर रहे हैं वो 4500 कैपिटल यूज़ करें टोटल बेसिस पे। टोटल बेसिस पे जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 700 का बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि आंसर परसेंटेज में आ जाए, तो इसका आंसर जो आएगा विच इज़ 15.56, एंड जो ऊपर आंसर आ रहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो भी आ रहा था 15.554, समवेयर अराउंड वही है। तो ये होता है सेकेंड तरीका, जो एक शॉर्टकट तरीका बोला जाता है 15.56%। ठीक है, सो इट इज़ अनदर वे कि आप अमाउंट को प्रपोर्शन में कन्वर्ट मत करो, आप क्या करो जो भी कॉस्ट है उसको आप अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको एक क्या मिल जाएगा कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, फिर वो जो अमाउंट आएगा उसको आप ऊपर रख देना, एंड जो टोटल अमाउंट आएगा उसको नीचे रख के कंपेयर करके एक परसेंटेज निकाल देना। तो ये होता है अनदर वे टू फाइंड आउट योर कॉस्ट। हम लोग ने इस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए किया ताकि जो हमारा आंसर आए वो परसेंटेज में आए। अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे तो आंसर आ जाएगा नॉर्मल, जो टाइम्स में आता है वही आएगा। अब ये सेम चीज़ को हम लोग ड्यूरेशन में कैसे, तो लेट्स मूव ऑन टू द मेथड नंबर 2।
जो हम लोग को इस हिसाब से निकालना है, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 पे जाते हैं। ये जो सेम चीज़ हम लोग ने निकाली है, सेम चीज़ मैं नीचे लेके आता हूँ, फिर आपको मेथड नंबर 2 बताता हूँ कि सेम ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड हम लोग अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, सेम ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड वी कैन कैलकुलेट बाय डिफरेंट वेज, ठीक है। देखो क्या करना है इसमें, इसमें ना जो वेट्स है, वेट्स नहीं निकालना, वेट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर क्या किया था हम लोग ने, कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया था अमाउंट से, वैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ये जो ईयर है, ईयर को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू से। तो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट यहाँ पे होगा जो भी ईयर है, दिस ईयर मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट में तो सेम आएगा 9.09, सेकेंड में क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8.26, तो इसका आंसर आ जाएगा 16.52, एंड थर्ड वाले में 3 मल्टीप्लाई बाय 79.31, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 237.93। फिर क्या कर देंगे, सबको हम लोग ऐड कर देंगे, तो लेट्स ऐड इट 0.909 प्लस 16.52 प्लस 237.93, तो इसका आंसर आ जाएगा 263.54, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, दोनों का एडिशन आ गया, मल्टीप्लाई करके ये कर दिया पीवी से, और फिर इसको कर देंगे टोटल, टोटल में क्या आ गया 263.54, सेम लाइक अपर की तरह। इसका जो आ रहा था मल्टीप्लाई करके वैल्यू अपर साइड पे लिखेंगे, एंड जो टोटल अमाउंट का था वो डाउन में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम वही करेंगे हम बोलेंगे 263.54 डिवाइड बाय 96.66, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 नहीं करेंगे क्योंकि ड्यूरेशन परसेंटेज में नहीं आता है, ड्यूरेशन आपको नॉर्मल टाइम्स में आता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 263.54 डिवाइड बाय 96.66, तो इसका आंसर अगर आप देखोगे तो आ रहा है 2.726, एंड 2.726 इज नथिंग बट सेम। देखो यहाँ पे भी 2.726 आ रहा है, एंड ऊपर जो हम लोग ने सॉल्व किया था इट इज़ ऑल्सो 2.727, तो ठीक है 0.1 का डिफरेंस समझ में आता है जो कि यहाँ पे, बट 2.72 तक वैलिड है ना, इट मीन्स दिस इज योर सेकेंड मेथड। और ये आप देखोगे सबसे ईजी मेथड है। जस्ट 1 सेकेंड, एंड अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो ये वन ऑफ द वेरी इजी मेथड है। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा चीज़ है। ईयर लिखो, कैश फ्लो लिखो, डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखो, प्रेजेंट वैल्यू लिखो, प्रेजेंट वैल्यू से ईयर को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर इसका जो टोटल होगा ऊपर लिखना है, एंड पीवी का टोटल नीचे लिखना है, एंड उसका आंसर आपको आ जाएगा 2.726। नाउ द क्वेश्चन इज, एग्जाम में ये मेथड अप्लाई करे या ये मेथड अप्लाई करो, दोनों मेथड अप्लाई करो, दोनों से मार्क्स मिलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो सजेस्टेड आंसर जो आईसीआई के मॉड्यूल में है वो ऐसे भी सॉल्व किया गया है एंड ऐसे भी सॉल्व किया गया है, तो आपको दोनों आंसर शो करने के मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं बोलूँ ये वाला यूज़ कर लेना, एंड टाइम ज़्यादा है फिर भी आप यही वाला मेथड यूज़ कर लेना। बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते टाइम यहाँ पे आप थोड़ा कॉन्शियस रहना, क्योंकि जब आप वेट्स निकाल रहे हो तो डेसिमल्स में कुछ डिफरेंस आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता। इसके लिए ईयर मल्टीप्लाई बाय पीवी करो, सबका टोटल लो, टोटल ऊपर लिखो, जो भी आज के डेट में पीवी का टोटल आ रहा है वो नीचे लिखो, एंड आपका आंसर आ जाएगा। एंड इसका जो फॉर्मूला डिराइव होके आता है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड का, इट इज़ नथिंग बट टोटल ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल ऑफ ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाय व्हाट, पीवी, डिवाइड बाय टोटल ऑफ पीवी। और ये जो टोटल ऑफ पीवी है, दिस टोटल ऑफ पीवी इज नथिंग बट योर मार्केट प्राइस, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, और माय मार्केट प्राइस। और जो मार्केट प्राइस है वो कैसे आना चाहिए, दैट इज यूजिंग यील्ड टू मेच्योरिटी, ठीक है डन। अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे तो आप बोलोगे यहाँ पे 700 छोटा अमाउंट है और नीचे बिगर अमाउंट है, बट यहाँ पे बिगर अमाउंट ऊपर आ रहा है एंड स्मॉलर अमाउंट नीचे आ रहा है, तो उसको आपको उसमें उस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो मेन कंसेप्ट आपको उसमें चलना है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट किया, इसका जो आंसर आ रहा था उसी को ऊपर रखेंगे एंड टोटल कॉस्ट को नीचे रखेंगे। यहाँ पे भी सेम, ईयर मल्टीप्लाई बाय पीवी करोगे तो ऑफकोर्स ईयर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पीवी का वैल्यू बढ़ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। इसके लिए इसको ऊपर रख देंगे, एंड कितने से वैल्यू आ रही है 96.66 से कंपेयर करना है, नीचे रख के
ड्यूरेशन पता चल जाएगा कि ये जो 96.66 का अमाउंट है इसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा, 2.72 ईयर्स इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। सिंपल, खत्म, डन। अब एक कंक्लूजन पॉइंट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई बॉन्ड है, ठीक है, और उस बॉन्ड में नो इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं, तो उस बॉन्ड की जो मैच्योरिटी होगी दैट इज इक्वल टू योर ड्यूरेशन। लेट सपोज अगर बॉन्ड की मैच्योरिटी 5 ईयर्स होगी तो ड्यूरेशन भी उस बॉन्ड का कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स, क्योंकि आपने जो पैसा आज इन्वेस्ट किया वो आपको 5 ईयर्स बाद ही मिलेगा। जब मैच्योरिटी होगी उसी टाइम पे आपको आपका पैसा मिलेगा। बट अगर कोई ऐसा बॉन्ड है जिसके अंदर इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इस केस के अंदर जो ड्यूरेशन होता है यूजुअली वो ड्यूरेशन कम होता है एज कम्पेयर टू मैच्योरिटी। तो अगर मैच्योरिटी उसकी 5 ईयर्स है तो आपका जो ड्यूरेशन होगा वो 5 ईयर से हमेशा लेस देन होगा, ठीक है। जो भी ड्यूरेशन होगा हमेशा 5 ईयर से लेस देन होगा। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो हम लोग को रिकवर करने मिल रहा है, इंटरेस्ट ईच ईयर हम लोग को इंटरेस्ट पे हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, ड्यूरेशन का अमाउंट कम हो जाता है, क्योंकि जो प्रेजेंट वैल्यू वो रिकवर जल्दी होना चालू हो जाता है इंटरेस्ट की वजह से। एंड द थर्ड थिंग, अगर इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो मेरा ड्यूरेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि मुझे फटाफट इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो ड्यूरेशन है बॉन्ड का वो कम होने लगेगा। एंड YTM अगर इंक्रीज हो रहा है तो यानी मेरा रिक्वायर्ड यील्ड ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट डिमांड करूंगा, तो उसकी वजह से भी मेरा ड्यूरेशन कम हो जाता है, ठीक है। ये थोड़े से डिस्कशन पॉइंट थे जो मुझे डिस्कस करने थे, सो दैट आई डिड करके। अब इस पे आ जाओ और एक बार कंसेप्ट नोट्स रीड कर लेते हैं। सिक्योरिटी वैल्यूएशन कंसेप्ट नोट्स, देखो अब मैं रीड करता हूँ। ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड, ड्यूरेशन इज नथिंग बट द वेटेड एवरेज टाइम विद इन विच एन इन्वेस्टर गेट्स बैक द प्रोमिस्ड प्रिंसिपल एंड द प्रोमिस्ड YTM, ठीक है। तो प्रिंसिपल अगर आ रहा है तो वो चेक करेंगे। बट इन्वेस्टमेंट कूपन बियरिंग बॉन्ड ऑलवेज हैज अ ड्यूरेशन विच इज लेसर देन इज मेच्योरिटी। बट जिसके अंदर इंटरेस्ट का कूपन होगा, जिसके अंदर क्या होगा, एक कूपन रेट अगर मेंशन होगा तो वहाँ पे उसकी ड्यूरेशन हमेशा कम होगी, लेस देन इट्स मेच्योरिटी, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। हायर द कूपन रेट, अगर कूपन रेट ज़्यादा है, लेसर वुड बी द ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन कम हो जाएगा क्योंकि मैं फटाफट मेरा अमाउंट रिकवर कर पाऊंगा। एंड हायर द यील्ड टू मैच्योरिटी, लोअर विल बी द ड्यूरेशन। और अगर YTM ज़्यादा होगा तो भी ड्यूरेशन मेरा कम हो जाएगा क्योंकि मैं फटाफट अपना पैसा रिकवर करूंगा। वैसा हाउ टू कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड एज पर मैक्यूलर ड्यूरेशन, तो इसका नाम होता है मैक्यूलर ड्यूरेशन, मैक्यूले ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन का नाम है मैक्यूले ड्यूरेशन। तो अगर एग्जाम में मैक्यूले ड्यूरेशन करके आया तो आपको यही चीज़ कैलकुलेट करना है। फर्स्ट मेथड है कि आप प्रपोर्शन से सॉल्व करो, प्रपोर्शन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू लो, दैट इज ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू एट रेट YTM, प्रेजेंट वैल्यू निकालो, वेट्स निकालो। वेट्स कैसे निकालोगे, इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल प्रेजेंट वैल्यू। जैसे ही आप ईयर मल्टीप्लाई बाय ये वेट्स करोगे आपका ये आंसर आते जाएगा। इन सबको आप टोटल करना, टोटल करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका ड्यूरेशन हो जाएगा। सेकंड मेथड क्या है, आप टोटल बेसिस पे जाओ। टोटल बेसिस में क्या करेंगे, ईयर निकालेंगे, कैश फ्लो निकालेंगे, फिर PV करेंगे। देखो यहाँ पे 17% है, यहाँ पे आएगा YTM, देन प्रेजेंट वैल्यू, फिर ये ईयर मल्टीप्लाई बाय PV करेंगे, ईयर मल्टीप्लाई बाय PV। एंड ड्यूरेशन कैसे आएगा, टोटल लेना, ईयर मल्टीप्लाई बाय PV का डिवाइड बाय टोटल ऑफ PV करना, आपका ड्यूरेशन आ जाएगा करके, ठीक है, डन। अब ये आगे की चीज़ हम लोग थोड़ी बाद में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, उसका एक पोर्शन कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26, ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। जस्ट रीड इट, ठीक है, इसको रीड कर लो। डन, रीड इट। देखो रीड करता हूँ। द फॉलोइंग डेटा आर द फॉलोइंग फॉर अवेलेबल फॉर अ बॉन्ड। फेस वैल्यू कितना है बॉन्ड का, 1000 रुपीज़। कूपन रेट कितना है, 16%। इट मीन्स यहाँ पे जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 16% करेंगे तो विच इज़ 160। तो 160 मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। जो यील्ड टू मैच्योरिटी है, सॉरी यहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी नहीं है, इट इज़ ईयर्स टू मैच्योरिटी। तो जो ड्यूरेशन, जो बॉन्ड मैच्योर होने वाला है वो कब होने वाला है, 6 ईयर्स पे। कब होगा, 6 ईयर्स पे मैच्योर होगा। एंड जो रिडेम्पशन वैल्यू है बॉन्ड की वो 1000 रुपीज़ है। एंड जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो कितना है, 17%, ठीक है।
क्या बोला है, कैलकुलेट व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस पूछा है, क्या वो हम लोग बता देंगे। जो भी फ्यूचर के कैश फ्लोज है उसको YTM से डिस्काउंट करेंगे तो करंट मार्केट प्राइस आ जाएगा। सेकेंड थिंग, व्हाट इज द ड्यूरेशन एंड वोलेटिलिटी ऑफ दिस बॉन्ड। तो ये जो वोलेटिलिटी ऑफ दिस बॉन्ड है इस पर हम लोग बाद में जाते हैं, हम लोग अभी ड्यूरेशन तक का चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो भी मार्केट प्राइस है वो एक चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं एंड जो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड है वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद वाला ये वोलेटिलिटी और ये वाली चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करेंगे करके, ठीक है। तो चलो आ जाओ, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये रहा आपका आंसर। देखो सबसे पहले सीधी सी बात है, मुझे अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो ये फॉर्मूला हम लोग बहुत टाइम से करे आ रहे हैं, तो अब आप खुद भी निकाल लोगे मार्केट प्राइस। चाहिए तो वीडियो पॉज करके निकाल लेना। वैल्यू क्या आएगा, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको PVF करेंगे RN से, प्लस जो भी रिडम्पशन अमाउंट है उसको PVF से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा 160, PVF फैक्टर निकालेंगे 17% से, जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 6 ईयर्स है, ठीक है। प्लस रिडम्पशन वैल्यू 1000 आएगा, PVIF 17% का रेट 6th ईयर के लिए। देन 160 एज इट इज, PVAF फैक्टर 17% का 6 ईयर्स के लिए निकालोगे तो क्या आएगा 3.589। चाहिए तो कैलकुलेटर पे करके देख लेना वीडियो पॉज करके। प्लस 17% का 6 ईयर का इंटरेस्ट फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा 0.390। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करोगे आंसर हो जाएगा 574.24 एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 390। इस दोनों को जैसे ही ऐड करोगे आपका वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ जाएगा एंड दिस इज नथिंग बट 964.24। और इसको अनदर टर्म में हम लोग बोल देंगे कि वी हैव कैलकुलेटेड नथिंग बट मार्केट वैल्यू। और क्या बोला इसने कैलकुलेट करने के लिए, करंट मार्केट प्राइस। तो जो करंट मार्केट प्राइस है वो हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया है, और करंट मार्केट प्राइस हम लोग ने YTM से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा करंट मार्केट प्राइस। डन विद दिस, एकदम इजी है, गॉट इट या। अब जब हम लोग ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पे आएंगे, सर क्या ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड के लिए हम लोग PVAF फैक्टर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कैश फ्लोज देखो कॉमन है। नहीं, कभी भी मत करना, क्योंकि ये जो 160 है वो हम लोग को अलग अलग टाइम पे मिल रहा है, वन टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो अलग अलग टाइम पे मिल रहा है। इसके लिए हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए कभी भी हम लोग PVAF फैक्टर का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो ईयर्स लिख दिया 1 2 3 4 5 6, फिर हमने कैश फ्लोज लिख दिए 160 160 160 160 एंड जो ईयर 6 में है उसमें दो कैश फ्लोज आएगा। एक तो 160 इंटरेस्ट का मिलेगा, प्लस जो 1000 रुपीज़ है वो भी मिलेगा, ठीक है। तो 1000 रुपीज़ का मिलेगा रिडम्पशन वैल्यू का, तो वो लिख देंगे। फिर ये PV फैक्टर निकाल देंगे 17% से। तो देखो 1 डिवाइड बाय 1.17, 1 फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का एंड सिक्स्थ ईयर का, ठीक है। ये लिख दिया हम लोग ने अप टू 3 डेसिमल। फिर क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करते हुए जाएंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। तो हर एक का क्या मिल गया, मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिल गया। प्रेजेंट वैल्यू मिलने के बाद मैं निकालता हूँ वेट्स। वेट्स कैसे आएगा, जो भी इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू है उसको टोटल PV से डिवाइड कर दो। अब देखोगे अगर आपने ये सबका जो प्रेजेंट वैल्यू करके ये जो आंसर आ रहा है विच इज़ 964.40, इट इज़ नथिंग बट योर मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो ये देखो इससे मैच हो रहा है, 964.24 एंड 964.40 सेम अमाउंट है, बस डेसिमल्स का फ़र्क है। इसके लिए आंसर थोड़ा यार, तो ये वाला भी अगर आंसर आप लिख के आओगे मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड में तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, आराम से मिलेंगे। अगर आप ये स्टेप नहीं करते हो, ये वाला चीज़ करते हो, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बट सेपर साइड के लिए करके आ जाना। वेट्स लिया, अब क्या करेंगे, वेट्स निकालेंगे। देखो वेट्स कैसे आएगा, 136 डिवाइड बाय 964.40। तो मैं एक आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 136.8 डिवाइड बाय टोटल कितना है 964.40, इसका आंसर आ रहा है 0.1418, तो 0.142 हो गया वेट्स के मामले में, ठीक है। ऐसे करके वेट्स निकलेगा। सेकंड का निकालना है तो क्या बनेगा, 116.96 डिवाइड बाय 964.40, ठीक है। तो ये बनेगा 116.96 डिवाइड बाय 964.40, आपको सेकेंड वेट्स मिलेगा। वैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स मिलेगा। थर्ड वाला कैसे निकलेगा, 99.84 डिवाइड बाय दिस, फोर्थ वाला 85.44 डिवाइड बाय दिस, फिफ्थ वन दिस डिवाइड बाय दिस एंड सिक्स वन दिस डिवाइड बाय दिस। डन, आ जाएगा वेट्स। जैसे ही आपको वेट्स आ गया फिर उसके बाद वाला सिंपल है, जो भी ईयर है उस ईयर को वेट से मल्टीप्लाई करना, ईयर मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू वेट्स, तो आपको ये वाला आंसर आते जाएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय दिस करोगे ये आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस करोगे ये आंसर आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय दिस करोगे ये आंसर आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय दिस
तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करोगे तो आपको ये वाले आंसर्स आते जाएंगे, एंड ये सारे आंसर्स को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 4.243, एंड इट इज़ नथिंग बट योर व्हाट ड्यूरेशन। क्या है ये मेरा, इट इज नथिंग बट माई ड्यूरेशन। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट माई ड्यूरेशन, ये मेरा क्या आ गया, ड्यूरेशन आ गया। गॉट इट दिस थिंग, यस, चलो गुड, वेरी गुड। तो मेरा ड्यूरेशन मिल चुका है मुझे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटिवली चाहें तो हम लोग टोटल बेसिस वाला भी चीज कर सकते हैं। ईयर लिख दिया, देखो अल्टरनेटिवली में हम लोग ने क्या करेंगे, अल्टरनेटिव वाला एक बार चेक देख लो। ईयर लिख दिया, ईयर, कैश फ्लोज लिख दिया एज इट इज, प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख दिया, पीवी निकाल लिया। यहाँ तक तो सब सेम है, बस लास्ट वाला एक कॉलम बनाएंगे, इस ईयर को इस पीवी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाय ये पीवी करेंगे, आंसर ये आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला पीवी कर देंगे, आंसर ये आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय ये पीवी करेंगे, आंसर ये आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय दिस पीवी, आंसर इज दिस। 5th multiply by this, answer is this, and 6th multiply by this, answer will be this. Then after adding all the values, we will get 4091.20, and the PV is this करके. Then we just divide 4091 divided by 4964.40, and indirectly our answer is nothing but 4.242 years. And this 4.24 is matched with 4.24 here also. Got it? ये होता है हम लोग का अल्टरनेट तरीका। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। गॉट, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं ये जो वोलेटिलिटी उसके कंसेप्ट पे, और ये आगे की जो 2 बातें हैं उस पे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब हुआ ये प्रॉब्लम, सुनो प्रॉब्लम पहले, जब आप प्रॉब्लम समझोगे उसके बाद उसको आपका सॉल्यूशन आपको देता हूँ। अब हुआ ये ना, ये एक इन्वेस्टर था, इन्वेस्टर बहुत ही मस्तीखोर था। ठीक है, इन्वेस्टर था, इन्वेस्टर ने बोला मेरा रिक्वायर्ड यील्ड ना 17% है, तो मुझे बताओ मार्केट का फिर प्राइस कितना हो जाएगा। तो हम लोग बोलेगा ठीक है 17% पे आपका मार्केट का प्राइस चाहिए ना, हम बता देंगे ना, विच इज़ नथिंग बट दिस 96 पॉइंट, ये देखो ऊपर निकाला तो है, कहाँ गया, यहाँ पे नहीं निकाला, सॉरी, 17% पे हमने मार्केट का प्राइस निकाला है, विच इज़ नथिंग बट दिस 964.24। हम लोग बोलेंगे 17% का मार्केट का प्राइस है 96.24। फिर इन्वेस्टर बोलता है अच्छा अगर ये इंटरेस्ट, अगर मैं मेरा यील्ड बढ़ा दूँ तो, अगर मैं मेरा यील्ड, जस्ट 1 सेकेंड, अगर मैं बोलूँ कि मुझे मेरा यील्ड 17.75% करना है, तो अब बताओ मार्केट का प्राइस क्या आएगा। तो हम लोग उसको फिर से कैलकुलेट करके बताया, कैलसी लिया, हम लोग ने टेबल बनाया, पीवी वो सब चीज़ करके उसको कैलकुलेट करके बता दिया। ठीक है, तो लेट सपोज 17.75 से हम लोग उसको कैलकुलेट करके बता रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है 17.75 यील्ड से चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ, तो उन्होंने ठीक है, पढ़ा है हम लोग ने, बताते हैं 1266, फिर कैश फ्लो 160 मिल रहा है, लास्ट में मिल रहा है 1000, टेबल के थ्रू करके बताते हैं उसको। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 17.75% आएगा, तो वो भी निकाल लेंगे। चलो ये कैलसी पे निकालता हूँ, 1.1775, 1 2 3 4 5 6, 6 ईयर का फैक्टर इज 0.375, GT प्रेस करेंगे 3.520, फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे 160 मल्टीप्लाई बाय 3.520, तो इसका आंसर आ जाएगा 563.2, एंड ये हो जाएगा 375, फिर इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 563.3, 375, तो इसका आंसर आ गया 938.2। कितना आ गया इसका आंसर, 938.2। उन्होंने उसको निकाल के बता दिया। देखो अगर आप अपना रिक्वायर्ड यील्ड 17.75 करोगे तो अब आंसर आ रहा है 938.2। यानी अगर आप थोड़ा सा चीज़ नोटिस करोगे, जैसे ही मैंने मेरा रिक्वायर्ड यील्ड इंक्रीज किया, मेरा जो मार्केट प्राइस है वो डाउन हो गया। यानी ये तो कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपका रिक्वायर्ड यील्ड इंक्रीज होगा तो मार्केट में वैल्यू उसकी डाउन हो जाती है। ठीक है, अब इन्वेस्टर सुधरा नहीं, अब इन्वेस्टर को ना और है मस्ती, तो उसने क्या बोला, अच्छा मान लो अगर ये 16.50% हो जाता है, चलो मान लो अगर ये 16.50% होता है, उस केस में मेरा मार्केट प्राइस क्या होगा, निकाल के बताते, कोई बात नहीं बता देते। तो उन्होंने बोला ठीक है सेम चीज़ आएगा, बस डिस्काउंटिंग फैक्टर अलग हो जाएगी। तो उन्होंने बोला यही तो है सेम चीज़,
बस हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे 16.1 के बदले क्या हो जाएगा, 16.50 आ जाएगा। एंड ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये दोनों भी चेंज हो जाएगा। फैक्टर आएगा 1/1.1650, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ रहा है 0.40 एंड इट इज 3.636। एक बार आप लोग भी करके देखना। 1 2 3 4 5 6 राइट। सो 160 मल्टीप्लाई बाय 3.636 विच इज 581.6 एंड ये तो मेरा 400 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 981.76। ठीक है, तो हम लोगों ने बोला इस वैल्यू पे ये बन जाएगा 981.76। तो आप एक चीज़ एनालाइज कर रहे हो क्या, जब ये 17.75 से लेट सपोज 17% से अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो देखो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। 964 से वैल्यू कितना हो गया, 981। तो एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है, अगर मैं मेरा यील्ड इंक्रीज करूँगा, जैसे देखो यहाँ पे मैंने मेरा यील्ड कितने से इंक्रीज किया, 0.75% से यील्ड इंक्रीज किया। 17% था, मैंने मेरा यील्ड का रेट बढ़ा दिया 0.75 से, यानी जैसे ही मैंने यील्ड का परसेंटेज बढ़ाया जो मार्केट की वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई। और जैसे ही मैंने ये 17% से 16.50 किया, यानी जब मैंने 0.50% से मेरा जो यील्ड है वो डिक्रीज किया, तो जो मार्केट की वैल्यू है वो 964 से 981 हो गई, यानी मार्केट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो इतना तो फिक्स है, अगर मैं मेरा रेट इंक्रीज करूंगा तो मार्केट में जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, अगर मैं मेरा रेट डिक्रीज करूंगा तो मार्केट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। गॉट इट दिस थिंग, यस। अब इन्वेस्टर ना सुधर रहा नहीं है, इन्वेस्टर इज नॉट मेकिंग हिमसेल्फ कि वो सुधर जाए। वो बोल रहा है अच्छा बताओ 14% हो गया तो मार्केट प्राइस क्या होगी, अच्छा अगर 18% मैंने यील्ड रखा तो मार्केट प्राइस क्या होगी, सुधर ही नहीं रहा। फिर हम लोग को और कैलकुलेशन करने लगा रहा, अब वो हम लोग को पूछ रहा अच्छा बताओ एक एक परसेंटेज पे एक एक डेसिमल के चेंज होने पे मार्केट प्राइस क्या होगा वो बताओ। अब हम लोग बोलेंगे क्या बार बार थोड़ी इसको वैल्यू कैलकुलेट करके देंगे हम लोग, क्या बार इतना इतना काम थोड़ी है कि बार बार वो जब आएगा मन उठाएगा और वो बोलेगा कि बताओ यील्ड क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, बताओ बताओ। तो हम लोग उसको बार बार इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम समझ रहे हो, प्रॉब्लम क्या है, उसको चाहिए एक एक बेसिस पॉइंट चेंज होगा तो बताओ कितना चेंज होगा मेरे मार्केट का वैल्यू का, एक बेसिस पॉइंट पे मार्केट वैल्यू कितना चेंज होगा ये बताओ। तो हम लोग के पास इतना टाइम थोड़ी है कि हम लोग उसको बोलते रहेंगे अरे ठीक है एक बेसिस पॉइंट पे इतना चेंज होगा, 2 बेसिस पॉइंट पे इतना चेंज होगा। हर बार हम लोग उसको कैलकुलेट करके तो दे नहीं सकते। तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्यों ना एक ऐसा फैक्टर निकाला जाए, क्यों ना एक ऐसा फैक्टर निकाला जाए कि मार्केट में कितना भी चेंज हो, मार्केट में कितना भी चेंज हो, हम लोग सिर्फ उस फैक्टर को उस चेंज में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सामने वाले को फाइनल मार्केट प्राइस नहीं मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा फैक्टर निकालेंगे और उस फैक्टर को जो चेंज हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को चेंज अमाउंट पता चल जाएगा कि इतना अमाउंट इंक्रीज हो रहा है या इतना अमाउंट डिक्रीज हो रहा है। वापस बोलता हूँ, क्यों ना हम लोग एक ऐसा फैक्टर निकाले जिस फैक्टर को हम लोग जैसे परसेंटेज जो परसेंटेज चेंज हो रहा है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, परसेंटेज मल्टीप्लाई करने से हमको पता चल जाएगा कि इतना चेंज हो रहा है, चेंज अमाउंट मिल गया, पहले का अमाउंट पता है, पहले का ओल्ड मार्केट प्राइस पता है, उसमें हम लोगों को प्राइस एडजस्ट कर लेंगे। चलो एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल सपोज करो आपने जो फैक्टर निकाला वो फैक्टर आ रहा है 3.44। कितना फैक्टर आ रहा है, 3.44, कि कुछ भी चेंज होगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देना 3.44 से, तो आपको फाइनल पता चल जाएगा कि एक्चुअल में चेंज कितना हो गया। अब जो मार्केट की ओल्ड प्राइस थी, ओल्ड प्राइस कितनी है, ओल्ड प्राइस एक काम करता हूँ, रुक जाओ जस्ट वेट अ सेकेंड, 3.63 ना। चलो तो मैंने एक फैक्टर निकाला, ठीक है, मैंने क्या निकाला, एक फैक्टर जिसका आंसर आ रहा है 6 पॉइंट, कितना फैक्टर आ रहा है 3.63, वो फैक्टर है 6.63 टाइम्स, कि मार्केट में कुछ भी चेंज होगा तो वो 6.36 का फैक्टर से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लायर एक तरह से समझ लो। अब मैंने बोला मेरा 17% पे ओल्ड वैल्यू क्या था, इसको मैं वापस एक बार लेके आता हूँ, बोलता हूँ आ जा, कॉपी हो जा, ध्यान से देखना जो मैं भी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा है कि अगर सामने वाले
इंसान को चाहिए कि भाई ईच फैक्टर पे कितना चेंज हो रहा है, हम लोग उसको एक फैक्टर निकाल के दे देंगे और बोलेंगे आप ही खुद ही कैलकुलेशन करते रहो, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। इन्वेस्टर बोलता है कि मैं अगर मेरा यील्ड 0.75% से इंक्रीज करता हूँ तो बताओ कितना चेंज होगा। तो हम लोग उसको बोलते हैं ठीक है, पहले हम एक काम करते हैं, पहले चेंज निकालते हैं। तो चेंज निकालते हैं इस प्राइस को कंसिडर करके कि करंट जो प्राइस चल रही है वो 964.24 चल रही है, एंड आप बोल रहे हो कि 0.75% का चेंज, यानी आपको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, जो भी है चेंज अमाउंट लिखेंगे। सिर्फ इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है उसका लॉजिक बाद में लगाएंगे, पहले देखेंगे चेंज अमाउंट क्या आ रहा है। तो हम लोग उसने क्या बोला कि मैं मेरा रेट 0.75% से इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो हम लोग बोला ठीक है, करंट में प्राइस ये चल रही है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आ जाएगा 964 इधर ही कर लेते हैं, 964.24 मल्टीप्लाई बाय 0.75%, ये बात याद रखना, इक्वल टू, तो जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है 7.2318 का, 7.2318 का। लेकिन ये एक्चुअल चेंज नहीं है। हम लोग ने क्या बोला, हम लोग ऐसा फैक्टर निकालेंगे जो चेंज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअली पता चल जाएगा कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो फैक्टर था वो कितना था, 3.63 टाइम्स। तो हम लोग बोलेंगे इसी सेम चीज में हम यहाँ ना मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3.63, ठीक है। अब वैल्यू निकालते हैं, तो इसका वैल्यू तो इतना ही रहा था, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3.63 से, तो अब आंसर कितना आ गया 26.25। अभी जो 26.25 है ये कौन सा अमाउंट है, ये सिर्फ चेंज का अमाउंट है। कौन सा अमाउंट है, चेंज, कि आपका जो इंटरेस्ट रेट, आपका जो यील्ड रेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है वो छोड़ो, इंक्रीज डिक्रीज बाद में आएंगे, पहले जो आपका यील्ड रेट चेंज हो रहा है, आपने कितना बोला चेंज करना है, 0.75% से चेंज करना है, ठीक है। और इसको दूसरे टर्म्स में हम लोग 75 बेसिस पॉइंट भी बोलते हैं। अगर आपने IRRM का चैप्टर देख के आ रहे हो तो आपको ये समझ जाएगा, और नहीं भी समझ रहा है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। 1% का मतलब होता है 100 बेसिस पॉइंट, तो 0.75% कितना बेसिस पॉइंट होगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे तो ये क्या हो जाएगा, 0.75% डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 1%, यही होगा। गॉट इट। तो 0.75 या फिर कुछ और होगा, 0.75 1 मल्टीप्लाई बाय 100। रुक जाओ, कुछ तो गलत हो गया क्या, हाँ कुछ तो गलत हो गया, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा एंड डिवाइड बाय 1%, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, एंड 0.75 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 75 बेसिस पॉइंट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी मैंने नटशेल में बता दिया। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखो। मैं बोल रहा हूँ, इन्वेस्टर ने बोला मुझे मेरा यील्ड रेट चेंज करना है 0.75% से, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा उसके ऊपर हम बाद में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोला ठीक है, अगर आप इतने से चेंज करोगे तो जो करंट मार्केट प्राइस है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा, वो तो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करके मिलेगा। बट मार्केट में PV भी तो है, ड्यूरेशन भी तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप 0.75% से यील्ड चेंज कर रहे हो अपना, तो जो फ्यूचर में कैश फ्लो मिलने वाला है ईयर 1 पे, ईयर 2 पे, ईयर 3 पे, उसके अंदर भी तो इम्पैक्ट आएगा। ये तो हम लोग सिर्फ वन टाइम का इम्पैक्ट देख रहे हैं कि पूरे मार्केट प्राइस पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है। जो मार्केट में ड्यूरेशन में जो चेंज हो रहा है, जो पर्टिकुलर ईयर पे जो मुझे कैश फ्लो चेंज होगा, उसका तो इम्पैक्ट मैं कंसिडर करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज हो जाएगा। पहले 17% से डिस्काउंट कर रहा था, अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे रेट इंक्रीज करना है 0.75 से, तो आप डिस्काउंट किससे करेंगे 17.75 से। तो हम लोग को एक फैक्टर निकालना पड़ता है कि उस फैक्टर को हम लोग जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे वो ड्यूरेशन वाला भी फैक्टर कंसीडर कर लेगा, एंड जो बाद के फ्यूचर कैश फ्लो मिल रहे हैं उसको हम लोग जो एक्स्ट्रा रेट से डिस्काउंट कर रहे हैं वो वाला चीज़ भी कंसीडर कर लेगा। यानी सब कुछ कंसीडर करके एक अमाउंट दे देगा और बता देगा कि अगर आप अपना यील्ड इतने % चेंज कर रहे हो तो आपका मार्केट का प्राइस इतना % चेंज, इतना रुपीस से चेंज हो जाएगा। परसेंट से चेंज नहीं होगा, इतने रुपीस से चेंज होगा, ठीक है। गॉट इट दिस थिंग। अगर आप अपना यील्ड इतने % से चेंज कर रहे हो तो आपका मार्केट का प्राइस इतना हो जाएगा। तो हम लोग ने बोला मैं यील्ड चेंज कर रहा हूँ 0.75% से, तो मार्केट से यील्ड निकाले, ठीक है। तो मार्केट में 0.75 का वैल्यू कितना होता है, लेट्स सपोज कुछ वैल्यू आ गया था और ये फैक्टर से हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया। ये फैक्टर क्या कंसीडर करता है, जो प्रेजेंट वैल्यू का चेंज होगा वो भी कंसीडर कर लेगा, जो ड्यूरेशन का चेंज होगा वो भी कंसीडर कर लेगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे चेंज का आंसर कितना आ गया 26.25 आ गया। यहाँ तक समझा, यस। नाउ अब हम लोग को निकालना है इफेक्टिव प्राइस। क्या निकालनी है,
कि ये चेंज को कंसिडर करने के बाद अब प्राइस क्या होगी। तो मेरी ओल्ड प्राइस क्या थी, ओल्ड प्राइस थी 964.24, तो मैं बोलूँगा मेरी ओल्ड प्राइस है 964.24। गॉट इट। अब आप खुद सोचो, मैं बोल रहा हूँ मैं मेरा रेट इंक्रीज कर रहा हूँ, तो जो न्यू डिस्काउंटिंग रेट वो क्या बन जाएगी, यील्ड टू मैच्योरिटी 17.75% हो जाएगी। करेक्ट है। जब मेरा यील्ड बढ़ेगा तो ये जो मेरा मार्केट प्राइस है ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो चेंज है इस चेंज को मैं क्या कर दूंगा, माइनस करूंगा, और माइनस करने के बाद मेरा अमाउंट क्या आएगा, 964.24 माइनस 26.25, और इसका आंसर कितना आ रहा है 937.99। ये जो 937.99 आया और यहाँ पे जो 938.2 आया, क्या दोनों सिमिलर है कि नहीं है, खुद सोचो, है ना। 938.2 एंड 937.99 कितने का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं। अच्छा 937.99 माइनस 938.2 कितने का, एक मिनट कुछ तो गलत हो गया, 937.99 माइनस 938.2, 0.21, और ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है बस। तो आपने जादू देखा क्या, कुछ जादू, कुछ जादू समझा कि ये जो हम लोग प्राइस निकाल रहे थे इस सब चीज़ों का यूज़ करके, इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन कैलकुलेट वन फैक्टर, हम लोग एक फैक्टर कैलकुलेट कर ले और इस फैक्टर को हम लोग इसमें अप्लाई कर दें, एक चेंज निकाले, जितना चेंज हो रहा है मार्केट में प्राइस में कितना चेंज हो गया, तो पता चला प्राइस में इतना चेंज हो गया, यील्ड इतना चेंज हुआ तो हम लोग बोला प्राइस में कितना चेंज होगा, तो मार्केट की प्राइस इतनी है और उसको हम लोग ने बोला कि मार्केट की प्राइस चेंज होकर समवेयर अराउंड कुछ तो आएगी, उसको हम लोग ने फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो फैक्टर है इसने पीवी फैक्टर को इनकॉर्पोरेट करके रखा, क्योंकि पीवी की जो रेट होती है, जो डिस्काउंटिंग रेट होती है वो चेंज हो जाती है, तो ये जो फैक्टर है इस फैक्टर के अंदर डिस्काउंटिंग रेट को इनकॉर्पोरेट कर लिया, एंड डिस्काउंटिंग रेट को इनकॉर्पोरेट करने के बाद इसने बोल दिया कि देखो अगर आप 0.75 से अपना रेट इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो जो चेंज होने वाला है वो 26.25 होगा, और जब रेट इंक्रीज होती है तो मार्केट की इफेक्टिव प्राइस कितनी हो जाती है, डिक्रीज करेंगे, मार्केट में प्राइस कम हो जाएगी तो 937.99। उसी तरह सेकंड वाला एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने बोला मेरा 50% से चेंज करना है मुझे, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, मार्केट में प्राइस कितनी चल रही है ओल्ड वाली विच इज़ 964.24, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5% से और मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टर से। फैक्टर कितना है 3.63, फैक्टर आएगा 3.63। इसको सॉल्व करते हैं, देखो 964.24 मल्टीप्लाई बाय 0.5%, परसेंटेज का साइन प्रेस करना मत भूलना, मल्टीप्लाई बाय 3.63, तो चेंज कितना आया 17.50। इतने का चेंज है, ये चेंज किसको डिस्क्राइब कर रहा है, 50% के चेंज को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ मेरा जो यील्ड रेट है वो 17% में 0.5 माइनस हो गया, तो 16.5% का परसेंटेज हो गया। अगर मेरा यील्ड रेट कम होगा तो मार्केट में प्राइस इंक्रीज होगी, तो जो अब इफेक्टिव प्राइस आएगी, मैं बोलूँगा जो भी मेरी ओल्ड प्राइस थी विच इज़ 96.24, उसमें मैं प्लस कर दूंगा 17.50 को, एंड नाउ 964.24 प्लस 17.50, माई आंसर इज नथिंग बट 981.74। और अब देखो जादू, 981.74 इज इट मैचिंग विद दिस अमाउंट 981.76, है ना, जादू दिखा बस। इसलिए हम लोग एक फैक्टर निकालते, फैक्टर निकाल कर छोड़ दो और सामने वाले को बोलो ले भाई ये फैक्टर पकड़, जो करना है जितना यूज करना है करो। ठीक है, वोलेटिलिटी, और ये जो फैक्टर है इस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं, कहाँ गया फैक्टर, भाग गया क्या, हाँ, इस फैक्टर का नाम होता है वोलेटिलिटी फैक्टर। ठीक है, क्या नाम होता है इस फैक्टर का, वोलेटिलिटी फैक्टर, और इसका दूसरा नाम होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। क्या बोलते हैं इसको, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। गॉट इट। अब ये फैक्टर कैसे निकलता है उसके डीप डाउन में हम लोग नहीं जाएंगे, उसका सिर्फ हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, ये फैक्टर कैसे निकलता है उसका हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे, एंड उस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूले का डेरिवेशन के पीछे 2 आवर्स का मेहनत है, और मैं मेहनत करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट उसके पीछे का और लॉजिक सुन लो। चलो मैं आपको एक बार फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ तो आपको समझेगा। तो इस वोलेटिलिटी फैक्टर या फिर मॉडिफाइड ड्यूरेशन के फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम लोग बोलते हैं जो भी ड्यूरेशन है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो विल डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM,
और ये जो YTM है इसको डिवाइड बाय n करेंगे, ठीक है। और ये जो YTM है इस YTM को हम लोग डेसिमल्स में लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो n है, n का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ इंटरेस्ट, कितने नंबर ऑफ टाइम्स इन अ ईयर, कितने नंबर ऑफ टाइम्स इन अ ईयर इंटरेस्ट इट्स पेड, ठीक है। तो एक साल इंटरेस्ट इज पेड, तो 1 ईयर के अंदर आपको कितने बार इंटरेस्ट पे करना है, कितना मिल रहा है आपको वो देखना है। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली है तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या बन जाएगा, ड्यूरेशन डिवाइड बाय 1 प्लस लेट सपोज 17% की YTM थी, वो डिवाइड बाय क्या लिखेंगे 2, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली है। अगर आप क्वार्टरली इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे n के जगह पे 4 आएगा, मंथली इंटरेस्ट मिल रहा है तो n के जगह पे 12 आएगा। आपको ये नहीं देखना है कि ड्यूरेशन 2 ईयर्स का, लेट सपोज कोई बॉन्ड है और बॉन्ड का जो ड्यूरेशन है वो 2 ईयर्स का है, और ये जो बॉन्ड है ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो आप अगर इसमें n का वैल्यू नॉर्मल कैलकुलेशन करते टाइम निकालोगे तो n का वैल्यू 4 आ जाता है। बट यहाँ पे कौन सा n लिखना है कि एक ईयर में, इन 1 ईयर आपको कितने टाइम इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इन ईयर, ये इन ईयर लिखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 1 ईयर के अंदर तो आपको सिर्फ 2 टाइम्स ही इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ n के जगह पे कितना आएगा 2। और अगर 1 ईयर में आपको 4 टाइम्स इंटरेस्ट मिल रहा है तो 4 लिख देना, 1 ईयर में मंथली इंटरेस्ट मिल रहा है तो 12 लिख देना। पूरे ड्यूरेशन में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो चेक नहीं करना है, पूरे बॉन्ड का जो मैच्योरिटी पीरियड है उसमें कितने इंटरेस्ट, कितने टाइम्स इंटरेस्ट मिल रहा है वो नहीं, ये वाले कैलकुलेशन में लिखना है, ठीक है। जब आप ये वाला मॉडिफाइड या फैक्टर निकालो उसके अंदर वो कंसिडर नहीं करना, 1 ईयर में कितने टाइम इंटरेस्ट मिल रहा है वो कंसिडर करना है। गॉट इट। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ड्यूरेशन अपॉन 1 प्लस YTM डिवाइड बाय n, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला डिराइव होता है डेरिवेटिव से। अब डेरिवेटिव वो वाले डेरिवेटिव नहीं जो हम लोग ने SFM में या फिर AFM में पढ़ा है चैप्टर नंबर 9, नहीं। अगर आप लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो 12th के अंदर डेरिवेटिव का चैप्टर आता है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, ऐसे करके आपने फॉर्मूलाज बहुत रट्टे पढ़े होंगे, ठीक है। डेरिवेटिव, बहुत सारे डेरिवेटिव के फंडे होते हैं, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ये पूरा का पूरा डिराइव होता है डेरिवेटिव से। अब आप लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो SP बैकग्राउंड से होंगे, जिन्होंने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस लिया होगा। महाराष्ट्र की अगर बात करूँ तो डेरिवेटिव हर किसी ने नहीं पढ़ा होगा, और डेरिवेटिव के डीप डाउन में जाना, ये फॉर्मूला डिराइव कराना कम से कम 1 से 2 आवर्स की मेहनत है, और आपको पूरा डेरिवेटिव का कंसेप्ट रिफ्रेश कराना पड़ेगा, जो कि CA फाइनल लेवल पर रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना सा फॉर्मूला है, एकदम ईजी सा फॉर्मूला है। ड्यूरेशन ऊपर रखना है, डिवाइड बाय करना है 1 प्लस YTM डिवाइड बाय n, बस इतना इजी सा फॉर्मूला लगाओ, वोलेटिलिटी मिल गया, आंसर सॉल्व करके आ जाओ। क्यों इसके चक्कर में अपना टाइम ये करे करके, है ना। तो वो जो टाइम हमारा बचेगा 1 आवर या फिर 1.5 आवर, उसको हम लोग कोई और इजी कंसेप्ट पढ़ने में लगा देंगे ना। इसके पीछे का फॉर्मूले का लॉजिक जान के इतना सेंस अभी बन रहा है भी नहीं, है ना। रेगुलर बैच होता तो भी एक पल के लिए हम लोग सोच सकते कि चलो टाइम है इंस्टॉल कर लेता है। बट अगर आपको चाहिए तो आपको भी पता है ChatGPT जिंदाबाद, ChatGPT में जाना, एक बार इसका फॉर्मूला लिखना एक्सप्लेन मी, आपको बहुत सारे बता देगा कैसे क्या क्या डिराइव हो रहा है। समझ में भी आएगा, तो एग्जाम में ये तो नहीं पूछने वाला ना कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है वो बताओ, तो सिर्फ ये बोलेगा बताओ वोलेटिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो फॉर दिस मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला आता है, इसमें वैल्यूज पुटअप करने, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ उसके पीछे का एक ही रीज़न है कि पूरा डेरिवेटिव का चैप्टर आपको पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। और डेरिवेटिव का चैप्टर 12th स्टैंडर्ड में हो चुका है, अब आपको CA फाइनल पे उस चीज़ नहीं पढ़नी। डेरिवेटिव का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, वो सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन के सेकेंड लैग पे जाता हूँ। सेकेंड लैग पे जाने से पहले हम लोग कंसेप्ट नोट्स में ये चीज़ पढ़ लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट वोलेटिलिटी एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी वोलेटिलिटी आएगा उसका आंसर टाइम्स में आएगा, ड्यूरेशन अपॉन 1 YTM डिवाइड बाय n, और ये इन डेसिमल होगा। n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर, मतलब या फिर इसमें आप ऐसा लिख सकते हो, ये नहीं समझ में आ रहा है तो नंबर ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड पर ईयर, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट रिसीव्ड पर ईयर, ठीक है। इन अ ईयर लिख देता हूँ, चलो पर ईयर लिखूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, इन 1 ईयर। अब तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि एक साल में कितना नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट मिल रहा है। ये का वोलेटिलिटी हो गया। एक बार वीडियो पॉज करके जस्ट रीड कर लो इसको आप प्लीज,
ठीक है, डन, रीड इट। अब देखो ये सेम चीज, चेंज इन यील्ड हैविंग व्हाट इम्पैक्ट ऑन द मार्केट प्राइस। तो अगर मुझे चेक करना है कि मेरे यील्ड में चेंज हो रहा है तो मार्केट प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहले चेंज कैलकुलेट करो। कैसे निकालेंगे, जो भी करंट मार्केट प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करना है यील्ड रेट से, या तो वो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, उससे कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। सीधा आप यील्ड रेट लिखो, प्लस माइनस में मत लिखना, जो भी अमाउंट है एज इट इज लिखो, ठीक है, जो भी परसेंटेज है, और उसको आप परसेंटेज में लिखना। जब आप सॉल्व करोगे तो कैलसी पे परसेंटेज साइन प्रेस करना और मल्टीप्लाई कर देना वोलेटिलिटी से, ठीक है, डायरेक्ट फैक्टर। जैसे ही आ जाएगा इफेक्टिव प्राइस निकालना है आफ्टर चेंज। अगर यील्ड रेट इंक्रीज होगा तो मार्केट में प्राइस कम होगा, यानी करंट मार्केट प्राइस में से चेंज माइनस कर देंगे। और अगर यील्ड रेट डिक्रीज होगा तो उस केस में मार्केट की प्राइस बढ़ जाएगी, तो करंट मार्केट प्राइस में जो भी चेंज आएगा उसको ऐड कर देंगे, दैट्स इट। और मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज व्हाट, दिस इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मैक्यूलर ड्यूरेशन विच टेक्स इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट रेट चेंज because the changes in interest rate affect duration as the yield gets affected each time and interest rate varies। क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो जाता है, इंटरेस्ट रेट का जो कैलकुलेशन है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये बस ये उस चीज़ को कंसिडर करता है, ठीक है। इसके लिए इससे जो चीज़ निकल के आती है वो चेंज इन यील्ड का कैलकुलेशन हम लोग को शो ऑफ कर देता है। चलो तो इस पे आ जाता है। अब मैं आपको सॉल्यूशन पे लेके जाता हूँ। अब मुझे वोलेटिलिटी, अच्छा सॉल्यूशन पे क्यों, पहले क्वेश्चन पे दिखाता हूँ। अब इसके आप आगे का लाइन पढ़ो, देखो, एंड वोलेटिलिटी ऑफ दिस बॉन्ड फाइंड आउट करना है एंड कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ इंक्रीज इन रिक्वायर्ड यील्ड इज बाय 75 बेसिस पॉइंट। अगर वो 75 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हो गया तो क्या होगा मार्केट प्राइस। तो वोलेटिलिटी तो हमको समझ में आ चुका है, 75 बेसिस पॉइंट इज नथिंग बट 0.75%, ठीक है। अब इस सेम चीज को देखो, तो हम लोग का ड्यूरेशन कितना आ रहा था, 4.243, ऊपर वाले से निकाल के लिखा, ये वाला लिखा है, कोई बात नहीं, अब ये भी यूज करोगे तो चलेगा। डिवाइड बाय 1.17, 1.17 कैसे आया, यहाँ वाले यील्ड को चेंज मत करना, ठीक है, ये वही वाला यील्ड आएगा जिस यील्ड रेट से आप करंट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर रहे हो। तो यील्ड कितना था 17%, तो 17% 1 + 0.17 डेसिमल में लिखना है, तो ये क्या बन जाएगा 1.17, तो 1.17 हो गया। दिस डिवाइड बाय दिस करोगे आंसर क्या आ जाएगा 3.63 टाइम्स। फिर मैंने बोला एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस अगर इंक्रीज हो गया रिक्वायर्ड यील्ड बाय 75 बेसिस पॉइंट, तो क्या बन जाएगा 964.40 करंट मार्केट प्राइस। फिर ये 0.75 डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100 लिख दिया, 0.75% लिखो या 0.75 डिवाइड बाय 100 लिखो, कुछ नहीं, एक्सपांडेबल फॉर्म है। जब आप सॉल्व करोगे एंड मल्टीप्लाई बाय 3.63, इस पूरे को सॉल्व करोगे, या फिर एक चाहिए तो मैं इसके जगह पे परसेंटेज लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करना तो सॉल्व करते टाइम परसेंटेज का साइन प्रेस करना, ठीक है। वो डिवाइड बाय 100 इसलिए लिखा था ताकि लोग भूल ना जाए, डिवाइड बाय 100 परसेंटेज का साइन प्रेस करने में। तो 964, देखो 964.4 मल्टीप्लाई बाय 0.75% इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 3.63, कितना आंसर आया 26.26। तो ये आपका क्या आ गया, चेंज आ गया। क्या आया, चेंज। एंड चेंज क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब मार्केट प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। तो जो करंट मार्केट प्राइस थी 964.40 की, उसमें ये चेंज को माइनस करेंगे और क्या मिल जाएगा 938.14, एंड दिस इज योर इफेक्टिव प्राइस। गॉट इट, डन, बस हो गया आपका। अब क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करो, ठीक है, ये लिख लो। फिर ये वीडियो पॉज कर करके लिखना। ये हो गया। अब ये वाला लिख लो, अल्टरनेटिव भी लिख लो, जब आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, ये डन। ये वोलेटिलिटी लिखो, एंड दिस इज लास्ट, ठीक है, डन। इफ यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, लाइक द वीडियो सो दैट आई अंडरस्टूड कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है। शेयर विद दिस वीडियो योर फ्रेंड्स, ये जो भी वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सो दैट दे कैन, इफ दे हैव डाउट इन द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, YTM, ये वोलेटिलिटी क्या है, ये क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है, और ये वन ऑफ द वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो मैंने उसको ट्राई किया है कि जितने अच्छे से अच्छे
वे में मैं आपको समझा पाऊँ, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, एंड मैंने अपना बेस्ट दे दिया है। अब आपको ये क्वेश्चन लिख लेना है एंड रिवीजन के टाइम पे आपको अपना बेस्ट देना है। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जो भी ये कंसेप्ट नोट्स है गूगल क्लासरूम में आपका अवेलेबल हो जाएगा एंड सॉल्यूशन नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा।